हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर पढ़ना है तो हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर हमें पढ़ना है तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है ये सेम इनके क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट क्या, तो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी दे डिफर इन देयर बिहेवियर टूवर्ड्स द लाइट बट कौन सी लाइट में इनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा, तो पीपीएल वाली लाइट में। पीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर हमें ये सब मिलता है तो हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड। ठीक है। और उसी को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट अब हमें ये पता करना है कि भाई लाइट क्या है, ऐसी क्या बिहेवियर उनका चेंज होता है लाइट में। ठीक है। तो अगर मुझे लाइट पढ़ना है तो सबसे पहले मैं कॉमन लाइट की बात कर लूं, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट यानी क्या होती है, कहेंगे द लाइट कंसिस्ट ऑफ different wavelength the light consists of different wavelength vibrate in, कहाँ वाइब्रेट होगी, in all plane perpendicular to the direction of propagation। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि कोई लाइट, मान लो यहाँ से एक लाइट आ रही है, वो ऐसे आ रही होगी। ठीक है। तो जो यहाँ से आ रही है तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। तो हम इसको बोल देंगे यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब हमने क्या बोला है कि जो लाइट आ रही है वो डिफरेंट वेवलेंथ की है। डिफरेंट वेवलेंथ, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी की कम है। ठीक है। सब एक वेवलेंथ की नहीं है, बट सब के सब परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है। अब इसी लाइट में से हमें पीपीएल निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये ऑर्डिनरी लाइट है, डिफरेंट वेवलेंथ वाली है, तो हम किसी एक वेवलेंथ वाली लाइट को यूज करते हैं, तो उस लाइट को हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है। उस लाइट को क्या कहते हैं, मोनोक्रोमैटिक, क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट की डेफिनेशन हम तुरंत लिख लेंगे, कैसे, द लाइट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ क्या था, डिफरेंट वेवलेंथ। अब हम इसकी डिफरेंट वेवलेंथ को तो हटा रहे हैं, तो हमें कोई सिंगल वेवलेंथ वाला चाहिए। क्या चाहिए, सिंगल वेवलेंथ वाला। तो हम क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करने वाले हैं, हम डिफरेंट वेवलेंथ में से कोई एक वेवलेंथ वाली लाइट यूज करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, द लाइट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। अगर सिंगल वेवलेंथ है तो सेम कलर वाली लाइट होगी। ठीक है। और वो सेम कलर वाली लाइट क्या होगी, वाइब्रेट होगी
किसके ऊपर, ऑल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब ये इसमें से हम सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट ले रहे हैं जिसकी वेवलेंथ सबकी क्या रहे, सेम, और उसको हम कह रहे हैं, इसमें से उसको हम कह रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ थी, कोई छोटा कोई बड़ा, बट मोनोक्रोमैटिक लाइट में क्या है, एक ही वेवलेंथ है, सिंगल ही वेवलेंथ लिया है। तो हम कैसे पहचानेंगे, अगर वो सेम कलर की होगी तो, या सिंगल कलर की होगी तो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, बट ये वाइब्रेट तो हो रहा है पूरे डायरेक्शन में। अब इसका वाइब्रेशन ही तो हमें हटाना है कि हमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ वाली लाइट एक ही तरफ हो। ठीक है, तो हम इसको, जैसे ये सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेट हो रही है पूरे प्लेन परपेंडिकुलर में, तो हमें सिर्फ ओनली वन वाइब्रेशन चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इसे हम पास करेंगे निकोल प्रिज्म में से। कहाँ से पास करेंगे, निकोल प्रिज्म में से, निकोल प्रिज्म में से। और जैसे ही तुम निकोल प्रिज्म में से पास करोगे तो ये प्रिज्म करता है पोलराइजर। इस प्रिज्म को हम क्या कहते हैं, पोलराइजर। मतलब डिफरेंट वेवलेंथ वाली जो, सॉरी डिफरेंट नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन वाली जो उसने लाइट लिया है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन वाली लाइट लिया है, उससे वो सिर्फ एक डायरेक्शन वाली लाइट को ही पास करेगा, बाकी को कट आउट कर देगा। डिफरेंट डायरेक्शन वाली जो लाइट है यहाँ से जब वो पास होगी तो वो किसी एक डायरेक्शन वाली लाइट को ही पास होने देगा, बाकी को क्या कर देगा, कट कर देगा, बाकियों को पास नहीं होने देगा। तो हम कैसे समझ लें, मान लो ये जेल है, ठीक है, जेल में से अगर मेरे पास मान लो ये जेल है, जेल की सलाखें होती है ना, जेल की सलाखें, यहाँ से कोई चीज़ मुझे पास करनी है और मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, मेरे पास ऐसी लाइट है और यहाँ से मुझे पास करनी है, तो कौन सी लाइट जाएगी, तो देखो सिर्फ एक ही लाइट जा रही है। तो इस लाइट को हम क्या कहेंगे, जो एक जा रही है या एक वेवलेंथ वाली है या एक वाइब्रेशन वाली है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं प्लेन पोलराइज लाइट की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर से मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट। इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो लाइट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, है सिंगल वेवलेंथ। यहाँ पे क्या दिया है, वाइब्रेट इन ऑल प्लेन, बट हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन। वाइब्रेट होगा सिर्फ किसमें, सारे प्लेन पे ना होते हुए तो सिर्फ एक प्लेन पे वाइब्रेट होगा, एक प्लेन पे वाइब्रेट होगा और परपेंडिकुलर होगा किस पे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पे। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। ये तीन डेफिनेशन मैंने यहीं बता दी, ठीक है, होप सो आप लोगों ने लिख ली होगी। देन अब हमारा मेन प्लेन पोलराइज लाइट आ गई। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या करती है, आइसोमेरिज्म करती है ना, आइसोमेरिज्म। तो अब हमें इसमें से हमें देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे करती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट समझ गई किसे कह रहे हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। फोर्थ है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर मुझे पता करना है तो मैं अपना यहाँ पे क्या ले लूँगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट जो मैंने निकोल प्रिज्म के थ्रू बाहर निकाली है, ठीक है। और ये प्लेन पोलराइज लाइट एक कंपाउंड जिसे हम पोलराइजर ट्यूब बोलते हैं, उस पर मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल या एक सॉल्यूशन भर दिया है और ये सॉल्यूशन पहले से मुझे पता है कि ऑप्टिकल एक्टिव
कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एक्टिव कंपाउंड है। तो मैं अब ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में मैं अपना प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रही हूँ, पास कर रही हूँ। जब मैं ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में प्लेन पोलराइज लाइट को पास करूँगी तो मेरी प्लेन पोलराइज लाइट या तो ऐसे डायरेक्शन में पास होगी या फिर ऐसे डायरेक्शन में पास होगी, स्ट्रेट नहीं आएगी, या तो लेफ्ट साइड हो जाएगी या फिर राइट साइड हो जाएगी प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर हमने कोई सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया और प्लेन पोलराइज लाइट पास की, अगर यहाँ से वो राइट या लेफ्ट में नहीं मुड़ा, अपना डायरेक्शन नहीं चेंज किया, तो हम क्या बोलेंगे, ये इनएक्टिव कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली आइसोमर, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है ही नहीं। क्लियर है? अब क्योंकि प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड हो रही है ऑप्टिकल आइसोमर्स की, सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर, मतलब जो तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट है सिर्फ लाइट के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिफर हो रही है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द लाइट, द प्रॉपर्टी कंपाउंड, the property of compound rotate the plane polarized light either the right side or the left side the left side is called as optical active compound और एक्टिविटी। हम सिर्फ प्रॉपर्टी देख रहे हैं कंपाउंड की कि हम किसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे, ऐसा कौन सी चीज़ की वजह से हम इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड rotate the plane polarized light either right side or left side। अगर ये रोटेट हो गया तो ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर है? अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, द कंपाउंड rotate the plane polarized light either left side or right side is called as optical active compound। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है इसमें कुछ और डेफिनेशंस हमें पता करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? तो हम जो राइट साइड में लाइट टिल्ट हो रही है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसका भी कुछ एंगल होता होगा ना, कितना ये रोटेट करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन ये लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लिखते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन ये द एंगल
through which the angle through which plane polarized light rotate, the angle through which plane polarized light rotate is called as angle of rotation, is called as angle of rotation। मतलब ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये पास हो रही है कंपाउंड में से, ठीक है, और ये जो कंपाउंड, ये पहले से ऐसी थी ना पेन पोलराइज्ड, अगर ये रोटेट हो गई लेफ्ट साइड, या फिर रोटेट हो गई, एंगल ऑफ रोटेशन इसे कहेंगे, या फिर रोटेट हो गई राइट साइड, और या फिर रोटेट हो गई लेफ्ट साइड, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन के बाद डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे कहते हैं, लिवोट रोटेटरी के। तो आप लोग क्या बोलोगे, ऐसा कंपाउंड जो कि राइट साइड मुड़े, जो राइट साइड जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या फिर अगर वो लेफ्ट साइड जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिवो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को हमेशा हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, लिवो रोटेटरी कंपाउंड को हमेशा हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। डेक्स्ट्रो को हम हमेशा स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, लिवो को हमेशा हम कैपिटल एल से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आती है कि हमने पढ़ लिया कि मॉलिक्यूल कैसे ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, बट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर हमें एग्जाम में आता है तो हमको पता कैसे चलेगा वो एक्टिव कंपाउंड है या नहीं। तो हम तो पोलराइमीटर में जाके नहीं, पोलरीमीटर में जाके पता नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसके और भी कैरेक्टर पता होने चाहिए हमें कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कोई है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर दिखेगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर दिखने वाला है ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर देखते हैं तो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि भाई वो असिमेट्रिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असिमेट्रिक या फिर से हम क्या कहते हैं, डायसिमेट्रिक कंपाउंड होना चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल हो डायसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मान लो ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो यहाँ पे आया CH2 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 CH3, ठीक है। ये नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 CH2, दोनों 4-4 ग्रुप के हैं। क्लियर है? दोनों 4-4 कार्बन के हैं ना। अगर मुझे इनको डिवाइड करना है तो मैं 2-2 कार्बन में डिवाइड करूंगी। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ सिमेट्री। क्यों मैं इसे सिमेट्री बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो इस साइड में भी 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है तो इस साइड में भी 5 हाइड्रोजन है। तो मुझे क्या देखनी है, असिमेट्री में यहाँ पे अगर मैंने इसे डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2 कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 कार्बन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही, मतलब 4 ही हाइड्रोजन है, यहाँ 4, यहाँ 5 है, तो 5 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक हैलाइड ग्रुप है। तो ये सिमेट्री हुआ क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे सिमेट्री अगर देखनी है तो मैं अपने हाथ में देखूंगी, यहाँ से अगर मैंने इसे काटा तो यहाँ 3 और ये 2 उंगलियाँ, तो ये क्या हो गई इसकी असिमेट्री।
तो हमारा सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए सबसे पहले उसे क्या होना पड़ेगा, असिमेट्रिक। ठीक है, ये हो गया। तो पहला क्या होगा, वो असिमेट्रिक। सेकंड, उसके अंदर क्या दिखनी चाहिए, कायरलिटी। क्या दिखनी चाहिए, कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब क्या होता है, हैंडेडनेस। ठीक है, हैंड के ऊपर हमने कायरलिटी देखी, मतलब इनके एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो खुद की मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोज करे। नॉन सुपर इम्पोज का मतलब, जैसे सुपर इम्पोज का मतलब से पहले बता देते, जैसे ये बोर्ड है, एक और बोर्ड मैंने इतना ही बड़ा लाया, इसके ऊपर लगा दिया, तो ये सेकेंड बोर्ड नहीं दिखने वाला है। अब नॉन सुपर इम्पोज का मतलब है, ये मेरे हाथ है, हैंडेडनेस क्यों बोला है हमने, क्योंकि हम हाथ के ऊपर ही कायरलिटी पहले देखा था उन्होंने। ठीक है, तो अगर ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे हाथ हैं, तो ये दोनों हाथ अगर ऐसे देख रही हूँ तो दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, सेम एंगल के हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, दिखते भी सेम है। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो दिखते भी सेम है। बट अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूं तो हम कैसे रखेंगे, ब्लैक वाला जो पार्ट है वो ब्लैक वाले पार्ट को ब्लैक वाले के पास रखेंगे, और जैसे हम रखेंगे तो ये पीछे में देखो, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर पाए क्या, नहीं। इस जो नहीं कर पाए हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। अगर इस बोर्ड को मैं कवर कर दे रही हूँ तो उसे मैं क्या बोल रही हूँ, सुपर इम्पोजिबल इमेज। ठीक है, तो कायरलिटी के लिए एक तो पहले नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होना चाहिए, और साथ में इसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कार्बन जिसके 4 बॉन्ड लगे हैं वो सब के सब क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब चारों जो बॉन्ड है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। और ऐसा कार्बन भी हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, हाइब्रिडाइज्ड हो। sp3 का मतलब हर एक कार्बन के पास, मतलब एक कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन है, एक भी कायरलिटी दिखती है, तो वो सारे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। और वो तो मैंने थर्ड बता ही दिया है। और क्या एक होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। इसका अब हमने तो किस पे ले लिया, ऑब्जेक्ट पे ले लिया है। अब हम मॉलिक्यूल पे थोड़ा लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं 2-क्लोरोब्यूटेन की, तो 2-क्लोरोब्यूटेन दिखता कैसा है, CH3 CH Cl CH2 CH3। तो सबसे पहले देख लो सिमेट्री है क्या, नहीं भाई, असिमेट्रिक कार्बन है। तो चलो पहला तो इसने कर दिया कि ये असिमेट्रिक है। दूसरा हम इसकी कायरलिटी देख लेते हैं। तो अगर मैं इस कार्बन को देखने जाऊँ तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये कायरल नहीं हो सकता। अगर इस कार्बन को देखने जाऊँ तो इसके पास एक पूरा मिथिल ग्रुप है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और पूरा का पूरा इथिल ग्रुप है। तो ये क्या हो गया हमारा कायरल कार्बन। दूसरी प्रॉपर्टी भी उसने कर लिया। तीसरी प्रॉपर्टी मैं बताती हूँ, ये सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो इसे हम लिख लेते हैं। और इन कार्बन को देखने जाओ तो देखो दो बॉन्ड सेम है, यहाँ पे देखने जाओ तो 3 बॉन्ड सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें सिर्फ एक ही है जो कि कायरल कार्बन है, और एक की ही वजह से क्या हो जाएगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कायरल कंपाउंड हो, मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हों तो उसे हम क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्लियर है। अब हम इसे लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिख लिया मैंने C2H5, यहाँ लिख लिया CH3, यहाँ आ गया इसका खुद का H और यहाँ आ गया Cl। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
कायरल कंपाउंड। अब इसकी इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज तो बनेगी ही। कैसी रहेगी? यहाँ C2H5, यहाँ Cl, यहाँ H और इधर CH3। क्लियर है? हमारा क्लोरीन यहाँ पे गया है राइट हैंड साइड में और यहाँ पे गया है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या बोलेंगे इसे? D2-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या देंगे? D2-क्लोरोब्यूटेन। ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं D+2-क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन। तो बाजू वाले को कैसे नाम लिखेंगे? तो बाजू वाले का हम नाम लिखेंगे, ये D था तो ये लेफ्ट साइड है तो इसे हम क्या बोलेंगे? L2-क्लोरोब्यूटेन या फिर L-2-क्लोरोब्यूटेन। और ये दोनों क्लोरोब्यूटेन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम बता रहे हैं इसमें कायरलिटी कैसी है। अब इसको अगर तुम इसके ऊपर रख दोगे तो क्लोरीन यहाँ आएगा, ठीक है, और CH3 यहाँ आएगा। अगर मैं इसका इमेज करूँ तो ये ऐसा आएगा, मतलब क्लोरीन CH3 को नहीं क्या करने वाला है? ढकने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो तुम्हारा Cl है यहाँ के CH3 को नहीं ढकेगा, कवर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका देखूँ तो, बट ऐसा होता नहीं है। इसको हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। जब इसको तुम 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये H यहाँ चला जाएगा और C2H5 यहाँ आ जाएगा। और वैसे ही हम इसको भी 80 डिग्री से करेंगे तो यहाँ पे ये जैसे आएगा इसके ऊपर तो क्या होगा? यहाँ H आ जाएगा, यहाँ C2H5 आ जाएगा। तो ये एक दूसरे की इमेज को क्या नहीं करेंगे? कवर नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक दूसरे की इमेज को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। और ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं। तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी 3 चीज़ में डिपेंड होती हैं। किस किस पे? सबसे पहले तो होना चाहिए वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? असिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा, उसमें एक तो कायरल कार्बन होना ही चाहिए पूरे कंपाउंड। और उसकी जो इमेज आती है वो क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं कि वो क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उनमें हो रहा है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही हम क्या कहते हैं? एनांशोमर्स। क्या कहते हैं? एनांशोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही हम कहते हैं एनांशोमर्स। एनांशोमर्स, ठीक है। एनांशोमर्स का मतलब क्या हो गया? वो भी सेम दिखें, ठीक है। मॉलिक्यूलर, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो, उसमें भी कायरल कंपाउंड हो, ठीक है, उसमें भी कायरल कंपाउंड हो, उसमें भी क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो। तो ऐसे ही पूरे कंपाउंड को या तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं या फिर एनांशोमर्स कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स।